हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बाद जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अध्ययन के लिए हम लोगों को कुछ प्राइमरी या बेसिक नॉलेज चाहिए। जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का जो स्टेटमेंट है उसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ और प्राइमरी नॉलेज चाहिए। उसके लिए हम लोग पहले बात करेंगे। आपका हमारे इस YouTube चैनल के सिंह स्टडी ग्रुप में स्वागत है। और अगले टॉपिक यानी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझने के लिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके विषय में पढ़ते हुए तब हम लोग फिर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर बात करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए हम लोगों को विशेष रूप से प्रक्रम समझना है। प्रक्रम, प्रोसेस। प्रक्रम, भौतिक प्रक्रम जो है इस थर्मोडायनेमिक्स में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक रिवर्सिबल प्रोसेस और सेकंड अदर जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम कौन होते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम, ये क्या होते हैं? तो वे प्रक्रम जिसे पुनः हम लोग उस प्रक्रम जिसमें हम लोग पुनः मूल अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। किसी एक अवस्था से पदार्थ को दूसरी अवस्था में ले जाएं और फिर दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे प्रक्रम को हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे बर्फ से या जल से बर्फ का जमना और फिर बर्फ से जल का बनना, ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी पदार्थ के एक अवस्था से उसमें ताप, दाब और आयतन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजारते हुए उसकी दूसरी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और फिर ताप और दाब और आयतन की अवस्थाओं को बदलते हुए पुनः मूल अवस्था में या प्रथम अवस्था को प्राप्त कर अगर किया जा सकता है तो ऐसे प्रक्रम को हम लोग उत्क्रमणीय कहेंगे। और इसी को अगर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब फर्स्ट स्टेप हो रहा है, मतलब प्राथमिक अवस्था से द्वितीय अवस्था मिल रहा है लेकिन द्वितीय अवस्था से प्राथमिक अवस्था नहीं मिल पा रहा है यदि किसी प्रक्रम में, तो उस प्रक्रम को हम लोग कहेंगे अउत्क्रमणीय प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण है जैसे किसी बैटरी को चार्ज करना, बैटरी का आवेशन और निरावेशन, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम में आएगा। बर्फ का पानी में बदलना, फिर पानी से बर्फ का बनना, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम में आएगा। फिर पानी का वाष्पित होना, फिर वाष्प का संघनित होकर पानी का बनना, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम में आएगा। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जैसे लोहे पे जंग का लगना, लोहे पर लोहा आयरन पे जंग का लगना, रस्ट लग जाता है आयरन पे, तो लोहे पे जंग का लगना एक प्रक्रम हुआ, एक प्रक्रिया हुई। लेकिन फिर जंग लगने का मतलब क्या हुआ कि आपके जो वायुमंडल का ऑक्सीजन है, वायुमंडल का ऑक्सीजन इसकी क्रिया करके Fe2O3 बना देता है और ये जंग लग गया। और फिर इससे ये प्राप्त करना, चूँकि ये लोहे पे जंग का लगना एक रासायनिक प्रक्रम है, इसलिए इस प्रक्रम को हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं कह सकते, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो लोहे पे जंग का लगना ये भी एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। फिर शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना तो कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे हम लोग पानी में शक्कर को घोलें तो उससे बिलियन में, मतलब जो शक्कर के अणु होते हैं द्रव के या जल के अंतराल का स्थान में जाके फिर घुल मिल जाते हैं, वो बिलियन बन जाता है। फिर शक्कर प्राप्त करना तो उसी प्रकार से या उसी स्थिति से हम पुनः शक्कर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है शक्कर का पानी में घुलना या विद्युत धारा किसी परिपथ में चल रहा है तो विद्युत धारा के परिपथ में चलने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है।
तो अगर हम किसी तार को गर्म कर रहे हैं करें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो विद्युत धारा से ऊष्मा का उत्पन्न होना भी किस में आएगा, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में आएगा। तो इन सभी भौतिक परिवर्तनों को, प्रक्रमों को, प्रोसेसिंग को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रक्रम में संपन्न कराने के लिए या किसी प्रक्रम को उत्क्रमणीय होने की कुछ अनिवार्य शर्तें होती हैं, अगर वो शर्तें लागू होती हैं तो ही वो उत्क्रमणीय प्रक्रम में माना जाता है, या उत्क्रमणीय प्रक्रम प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें भी होती हैं कि उसमें हम लोग जो प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया है, वो एकदम स्लो मोशन में, मतलब बहुत धीमे धीमे क्रिया को संपन्न कराया जाए। यदि क्रिया बहुत तेज़ी से होगा तो कुछ न कुछ ऊर्जा जो है वह निश्चित अन्य मदों में व्यय हो जाएगा। अन्य मदों में जैसे किसी गैस को संपीड़ित करना है, तो संपीड़ित करना है तो आयतन जो है बहुत धीमे धीमे, आयतन को बहुत धीमे धीमे कम किया जाए। अचानक से आयतन को कम करने अर्थात रुद्धोष्म एडियाबेटिक प्रोसेस में, उसमें कभी एडियाबेटिक प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता। एडियाबेटिक प्रोसेस सदैव जो है इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा हम लोग इन्वेस्ट करते देते हैं उसका कुछ भाग जो है अन्य मदों में, प्रकाश में, ऊष्मा के रूप में जो है उसका क्षय हो जाता है। तो जितने क्षय होने वाले प्रक्रम हैं, जैसे ऐसे प्रक्रम जिसमें प्रतिरोध के रूप में कुछ ऊर्जा की हानि हो रही हो, या घर्षण के रूप में कुछ ऊर्जा की हानि हो रही हो, या श्यानता के कारण कुछ ऊर्जा की हानि अगर हो रही है, तो ऐसे प्रक्रम जो है कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकते। वे सभी के सभी प्रक्रम जो है इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल होने के लिए, प्रक्रम को रिवर्सिबल होने के लिए सबसे आवश्यक कंडीशन यह है कि उसका प्रोसेसिंग, उसकी क्रिया जो है बहुत धीमे धीमे संपन्न कराई जाए। निकाय का ताप जो है, निकाय जो भी हम लोग वो सिस्टम लिए हैं उसका ताप जो है उसके सराउंडिंग, परिवेश के ताप से बहुत अधिक भिन्न ना हो, क्योंकि अगर तापांतर बहुत अधिक होगा तो चाहे हम जो भी उपाय क्यों न कर लें, उस ऊष्मा ताप का जो है, ताप में कमी आएगी, और ताप में कमी जो ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के निकलने के कारण आएगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की अनिवार्य शर्त में पहला शर्त यह है कि प्रक्रिया को बहुत धीमे धीमे कराना चाहिए। दूसरा कि निकाय के ताप और परिवेश के ताप में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष और उत्क्रम प्रक्रम, अगर इसमें जो क्या कहते हैं, जिसमें ऐसे जो बल को या ऊर्जा को अन्य मदों में व्यय कर देते हैं, जैसे श्यान बल, घर्षण बल, इन सब बलों का वहाँ पे अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो ही वो प्रक्रम जो है रिवर्सिबल प्रक्रम में जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। इसके बाद से ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन क्या होते हैं? वह चक्रीय युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा को अविरत रूप में यांत्रिक कार्य में अगर रूपांतरित किया जा सके। कोई एक ऐसी डिवाइस हो, एक ऐसा मशीन, एक ऐसी युक्ति जो सीधे सीधे ऊष्मा को अविरत रूप में क्या करे, ऊष्मा को अविरत रूप में डिवाइस किस में चेंज करे, यांत्रिक कार्य में चेंज, वो मैकेनिकल वर्क में अगर चेंज करता है तो इसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं मशीन। मशीन क्या है? ऊष्मा इंजन या ऊष्मा का मशीन क्या है? तो ऊष्मा इंजन वह डिवाइस होता है जो कंटिन्यूअसली, निरंतर, लगातार ऊष्मा, अगर हम इस डिवाइस को दें और ये डिवाइस, ये युक्ति जो है ऊष्मा को किस में बदल दे, यांत्रिक कार्य में अगर बदलता है, तो इस डिवाइस को हम लोग कहेंगे ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन क्या होता है? तो ऊष्मा इंजन वह डिवाइस होता है जो ऊष्मा को सतत रूप में, कंटिन्यूअस जो है कार्य के रूप में बदलता है। इसी इंजन को हम लोग कहते हैं ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन का सिद्धांत क्या है? तो ऊष्मा इंजन के सिद्धांत को समझा जाए, फिर इसके बाद से हम लोग कारणों का आदर्श इंजन और बाकी अन्य इंजनों के विषय में पढ़ेंगे। तो ऊष्मा इंजन आपको समझाया गया, बताया गया कि ऊष्मा इंजन वह डिवाइस होती है। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आ रहा है ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन के विषय में परिभाषा आपको बताया गया कि वह डिवाइस जो ऊष्मा को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करे, ग्रहण करे, और उस ऊष्मा से अगर कार्य करता है तो उसी इंजन को हम लोग कहेंगे क्या? ऊष्मा इंजन। और इस ऊष्मा इंजन का सिद्धांत क्या है?
ऊष्मा इंजन का सिद्धांत जो है तापांतर पर आधारित है। ऊष्मा इंजन की जो थियरी है वह इस डिवाइस के ये जो डिवाइस ले रहे हैं हम लोग, कौन डिवाइस? वह डिवाइस जो ऊष्मा को किस में बदल रहा है, वह डिवाइस जो ऊष्मा को किस में बदल रहा है, कार्य में बदल रहा है। तो इस जो ये जो डिवाइस है, जो युक्ति है, इसी युक्ति हम लोग कह रहे हैं, इसी युक्ति को कह रहे हैं हम लोग ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन जो होता है इसके कई भाग होते हैं। अब इन सभी भागों के बीच में होता है तापांतर। ऊष्मा इंजन में कई भाग होते हैं और उन भागों के बीच में होता है तापांतर। तो ऊष्मा के विभिन्न भागों के बीच में जो तापांतर है, उस तापांतर को साम्यावस्था में लाने के लिए ये इंजन सतत रूप में कार्य करता है। ऊष्मा इंजन का जो सिद्धांत है वह तापांतर पर आधारित है। और कैसे मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। ऊष्मा इंजन के जो विभिन्न भाग होते हैं उसके ताप अलग अलग होते हैं, या कह सकते हैं कि विभिन्न भागों में तापांतर होता है। तो ऊष्मा इंजन जो है उन्हीं तापांतर को साम्यावस्था में लाने के लिए काम करता है, जिससे कि यांत्रिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। सीधा और सरल परिभाषा अगर कहेंगे आप तो आएगा, यदि किसी निकाय के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न तापों पर हैं तो वे निरंतर जो है तापीय साम्यावस्था को बनाने का प्रयत्न करते हैं। यही जो है ऊष्मा इंजन का क्या है, सिद्धांत है। ऊष्मा इंजन के सिद्धांत के बाद आ जाइए ऊष्मा इंजन के भाग, या ऊष्मा इंजन के मुख्य भाग क्या होते हैं। तो ऊष्मा इंजन के मुख्य भाग होते हैं, इसका ऊष्मा इंजन सिद्धांत, ऊष्मा इंजन के मुख्य भाग, इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं, इसमें होता है स्रोत। पहला भाग होता है इसका स्रोत, दूसरा भाग होता है इसका कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा भाग होता है इसका सिंक। ऊष्मा इंजन के तो जो 3 पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट यही होते हैं, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। अब इसको अगर और अच्छे से समझना है तो इसमें हम लोग एक छोटे से फिगर का हेल्प लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोगों का स्रोत है, स्रोत का मान लीजिए ताप जो है अधिक है, T1 है। स्रोत ऊष्मा देगा, स्रोत से ऊष्मा लेने के बाद स्रोत ऊष्मा किसको देगा, तो स्रोत ऊष्मा देगा कार्यकारी पदार्थ को। स्रोत ऊष्मा देगा कार्यकारी पदार्थ को, और मान लीजिए स्रोत ने Q ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ को दिया, तो इसमें से इसने कुछ कार्य किया और बची हुई शेष ऊष्मा को इसने क्या किया, इसने फिर वापस कर दिया। किसको, तो वापस कर दिया सिंक को। सिंक जिसका तापमान जो है T2 मान लिया जाए। तो इसमें कार्य कितना हुआ, तो कार्य W का मान जो है कितना हुआ, तो Q माइनस Q2 या Q1 माइनस Q2 कर दें, Q1 माइनस Q2। अब इसको यहाँ से समझते हैं हम लोग ऊष्मा इंजन के मुख्य भाग को। ऊष्मा इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, कार्यकारी पदार्थ होता है, ये स्रोत से ऊष्मा लेता है, उस ऊष्मा के कुछ भाग को कार्य में बदलता है, शेष बची ऊष्मा को सिंक को दे देता है। सिंक को देने के बाद इसकी ऊष्मा या इसका ताप जो है पुनः कम हो जाता है, जिससे कि यह पुनः स्रोत से ऊष्मा लेने के योग्य हो जाता है। स्रोत से फिर ऊष्मा लेता है, स्रोत से ऊष्मा जो ही लेगा तो कार्यकारी पदार्थ जो है कार्य करेगा, बची हुई ऊष्मा जो सिंक को दे देगा, फिर इसका ताप कम हो गया, फिर ये स्रोत से ऊष्मा ले सकता है। इस प्रकार अपने विभिन्न भागों के ताप में जो अंतर है, इस तापांतर को साम्य अवस्था में, तापीय साम्य में लाने के लिए कार्यकारी पदार्थ लगातार स्रोत से ऊष्मा लेता है और सिंक को देता है। स्रोत से ऊष्मा लेने, सिंक को देने के बीच जो ऊष्मा बचता है, उस ऊष्मा से कुछ यांत्रिक कार्य उत्पन्न करता है ये कार्यकारी पदार्थ कार्य करता है। तो इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं ऊष्मा इंजन। अब इसके मुख्य भाग में हम लोग पहले बात करेंगे किसके लिए, सोर्स के लिए। सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ऊष्मा का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे ऊष्मा का स्रोत की धारिता जो है अनंत मानी जाएगी। यहाँ पे जो स्रोत का ताप T1 लिया गया, उसका ताप जो है इस सिंक के ताप से बहुत अधिक होगा।
स्रोत T1 का ताप जो है सिंक T2 के ताप से बहुत अधिक होगा। तो ये स्रोत एक ऐसा बिंदु है जहाँ का उष्मा धारिता अनंत है, मतलब उसमें से अगर कुछ उष्मा लिया जाए तो उसके ताप में कोई कमी नहीं होगी, अर्थात उसका ताप सदैव नियत बना रहेगा और नियत ताप T1 पर ये अनंत उष्मा दे सकता है। इस प्रकार की कल्पना की जाती है स्रोत की। स्रोत के लिए हम लोग मुख्यतः अपने उष्मा उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे जितने जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, इन ईंधनों का प्रयोग करते हैं और इन ईंधनों की सहायता से हम लोग उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो यही डीजल पेट्रोल दहन के बाद जो उष्मा उत्पन्न करते हैं वही उष्मा जो है हम लोगों को उष्मा स्रोत के भांति जो है कार्य करता है। कार्यकारी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, कार्यकारी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा बहुत कम होनी चाहिए और कार्यकारी पदार्थ जो है लगातार उष्मा स्रोत से प्राप्त करता है और यांत्रिक कार्य करता है और बची हुई उष्मा को सिंक को देता है। सिंक क्या होते हैं? तो सिंक वो होते हैं जो कार्यकारी पदार्थ के बची हुई उष्मा को शीघ्रता से क्या कर सके, अवशोषित कर सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं हम लोग सिंक। यहाँ पर जो सिंक है, सिंक का जो काम है वह यह है कि इस कार्यकारी पदार्थ की जो मूल अवस्था, प्रारंभिक अवस्था रही होगी, उस मूल अवस्था में इस कार्यकारी पदार्थ को पहुंचाने का काम जो है सिंक करता है। कैसे करता है? तो जितनी भी उष्मा इस कार्यकारी पदार्थ में अतिरिक्त, मतलब कार्य करने के बाद जितनी भी उष्मा बच गई है, उस पूरी उष्मा को यथाशीघ्रता से क्या करता है, सिंक जो है अवशोषित कर लेता है। सिंक के रूप में हम लोग सामान्यतया अपने वायुमंडल का प्रयोग करते हैं और वायुमंडल की भी उष्मीय धारिता जो है अनंत है। इसमें चाहे जितनी भी उष्मा दे दें, इसके ताप में वृद्धि नहीं होती है। तो सिंक के रूप में, व्यावहारिक सिंक के उपयोग में हम लोग इस पूरे वायुमंडल का उपयोग जो है करते हैं। अब इसकी क्रियाविधि क्या होगी? मुख्य बात ये हो गया, क्या हो गया, ये उष्मा इंजन हो गया, उष्मा इंजन के सिद्धांत हो गया, मुख्य भाग हो गया उष्मा इंजन का। और उष्मा इंजन की कार्यविधि क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका? तो कार्यविधि जो अभी तक हम आपको समझा रहे हैं वह इसकी कार्यविधि है कि कार्यकारी पदार्थ जो है क्या करता है, कार्यकारी पदार्थ जो है स्रोत से उष्मा लेता है। स्रोत से उष्मा लेने के बाद ये कुछ कार्य संपादित करता है और बची उष्मा को सिंक को दे देता है। इस प्रकार ये क्रिया सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है और यह जो है इस प्रक्रिया के रूप में क्या करता है, काम करता है। इसमें काम कितना होता है, कार्य कितना होता है? तो इस कार्यकारी पदार्थ के द्वारा किया गया कार्य जो है इतना ही होता है। कितना? तो ली गई उष्मा, स्रोत से ली गई उष्मा Q1 और सिंक को दी गई उष्मा Q2, तो किए गए कार्य की मात्रा हो जाता है Q2 माइनस Q1। इसके बाद उष्मा इंजन की दक्षता। उष्मा इंजन की, किसी भी उष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वह दक्षता सीधे सीधे परिभाषित है इस इंजन के द्वारा किया गया कार्य बटे स्रोत से ली गई उष्मा। किसी उष्मा इंजन के द्वारा किए गए कार्य और स्रोत से ली गई उष्मा के अनुपात को हम लोग कहते हैं उष्मा इंजन की दक्षता। या उष्मा इंजन की दक्षता आपको निकालना है। उष्मा इंजन की दक्षता का मान हो जाएगा मीटर, W का मान वहाँ पे है आपका Q1 माइनस Q2 बाई Q1। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो Q2 बाई Q1। तो यहाँ Q2 और Q1 Q1 में Q1 और Q2 में Q1 अधिक है, Q2 कम है, तो Q2 बाई Q1 का मान 1 से कम होगा। यानी कि किसी भी उष्मा इंजन की दक्षता जो है सदैव क्या होती है, उष्मा इंजन की दक्षता जो है सदैव 1 से कम होता है। उष्मा इंजन की दक्षता का मान 1 होने का मतलब यह है कि उसने जितनी उष्मा लिया उस पूरे उष्मा को कार्य में बदल दिया। और कोई ऐसा उष्मा इंजन नहीं है जो पूरे उष्मा को किस में बदल दे, कार्य में बदल दे। जैसे कोयला इंजन, जो रेल के इंजन या अन्य कई स्टीम इंजन चलाए जाते हैं, तो स्टीम इंजन की दक्षता सबसे कम होती है। उसकी दक्षता जो है नियर अबाउट 20% के आसपास होती है। यानी कि 100 कैलोरी ऊर्जा अगर स्रोत से कोई कोयला इंजन ले रहा है तो वह केवल 20% या 20 कैलोरी उष्मा को ही कार्य में बदलेगा। 80 कैलोरी उष्मा जो है किसको दे देगा, वो सिंक को दे देगा। बाकी डीजल और पेट्रोल की जो उष्मा इंजन है इसकी दक्षता जो है 40 से 60% तक होता है। ये है उष्मा इंजन की दक्षता। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक होगा
कारणों का आदर्श ऊष्मा इंजन। कारणों का आदर्श ऊष्मा इंजन एक लंबा टॉपिक है, उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस ऊष्मा इंजन पे बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके बाद की बातें आपसे की जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।